हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारे राजस्थान का जो एक वैकेंसीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट आपका कोर्स है RSCIT, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं। तो उस RSCIT का जो भी सिलेबस है उसका डे बाय डे हम चैप्टर्स अपने कवर करते जा रहे हैं। और प्रीवियस की वीडियो में मैंने आप लोगों ने देखा होगा, हमने चैप्टर नंबर 4-5 तक का कर लिया था और चैप्टर नंबर 5 का हमने ऑलमोस्ट आधा कर लिया था कि क्या हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का हम यूज़ कर सकते हैं, हमें किन किन ऑप्शंस का ध्यान रखना होता है कि किसी भी सिक्योर साइट कौन कौन सी होती है और कैसे हम सिक्योर साइट्स का पता कर सकते हैं, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या सुविधाएं हो रही हैं, और हमारे जो प्लास्टिक मनी है जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड था, डेबिट कार्ड था, आपका रुपए कार्ड था और आपका जो लास्ट था, हमने उन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से देख लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने लास्ट नेट बैंकिंग करा था, तो नेट बैंकिंग तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम पेमेंट करने के लिए इन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। चाहे हम क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर रुपए कार्ड के थ्रू। आज हम जो न्यू हमारा इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करने जाएंगे वो है हमारा POS मशीन का। ठीक है, सबसे पहले तो आपके जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी इसकी फुल फॉर्म कि POS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। अब जैसे आपने देखा होगा, आप किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, आजकल तो बहुत से हर जगह आपने POS टर्मिनल्स ही देखे होंगे। वहाँ पर आप जाते होंगे तो देखिए, जहाँ पर आप अपना बिलिंग करवाते हैं ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक कंप्यूटर लगा रहता है, एक इस तरह की डिवाइस लगी रहती है वहाँ पे, है ना, जिसपे कि आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं। एक मनी से रिलेटेड आपका बॉक्स होता है जिसमें वो अपने मनी रखते हैं, है ना। एक टर्मिनल होता है जिससे आपकी स्लिप्स निकलती है, ठीक है। तो ये जो पूरा टर्मिनल कहलाता है वो आपका कहलाता है POS टर्मिनल, जिसे कि हम कहते हैं POS मशीन भी कहते हैं। तो POS की फुल फॉर्म जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका ये रिटेल स्थानों पर कार्ड भुगतान पेमेंट के लिए हम करते हैं ना। रिटेल्स मार्केट स्टोर पर, जैसे आप मॉल में जा रहे हैं या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जा रहे हैं, तो आप इस टर्मिनल को वहाँ पे देखते हैं। तो ये टर्मिनल आपका क्या कहलाता है? POS मशीन कहलाती है। एक POS टर्मिनल आमतौर पर सभी तरह के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भुगतान की सुविधा देती है। यानी आप POS टर्मिनल के थ्रू क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। अब इसकी सुविधा देता है और निम्न कार्य भी करता है ना। किसी ग्राहक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी पड़ता है, जैसे आप इस पर स्वैप करते हैं अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो आपकी कार्ड की डिटेल्स इसमें एंटर हो जाती है। फिर आप अपना आपका पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलता है ना। फिर आपकी जो भी डिटेल्स होती है वो आपके मोबाइल पे आ जाती है। फिर यह जांचता है कि ग्राहक के बैंक खाते में धन पर्याप्त है या नहीं। तो ये टर्मिनल के थ्रू पता चलता है कि क्या आप पेमेंट करने के लिए अमाउंट एलिजिबल आपके अकाउंट में है या नहीं। ग्राहक के खाते से विक्रेता के खाते में धनराशि स्थानांतरित करता है और क्रेडिट कार्ड से धन स्थानांतरित करता है। यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों के थ्रू क्या करता है, ग्राहक अपने अकाउंट से जो भी सेलर होता है उसके अकाउंट में अपना फंड डायरेक्ट इस मशीन के थ्रू क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ट्रांजैक्शन दर्ज करता है और एक रसीद प्रिंट करता है। ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन वहाँ पे हो जाता है, पूरा रिकॉर्ड कर दिया जाता है और उसके बाद आपको एक रिसीट दे दी जाती है कि आपने इस POS टर्मिनल के थ्रू अपना पेमेंट कर लिया है। ठीक है, एक उपयोगी टिप्स यहाँ पे दे रखा है, मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद रिफ्रेश कभी ना करें, क्योंकि पेमेंट गेटवे की साइट पर सफलतापूर्वक भुगतान होने के बाद पेमेंट मर्चेंट की साइट को ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो यानी कभी भी रिफ्रेश, जब भी आप पेमेंट के लिए कहीं पे अपना मेक पेमेंट पे क्लिक कर दे तो वहाँ पे आपको थोड़ा वेट करने के लिए कहा जाता है। तो उस वेट को आपको थोड़ा वेट ही करना चाहिए, वहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना चाहिए, इससे आपके बहुत ही इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको वहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक नहीं करना है। तो आई होप POS टर्मिनल के बारे में आपको समझ में आया कि कौन सा ये होता है। फिर आता है आपका मोबाइल पेमेंट्स, जिसे कि हम मोबाइल वॉलेट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके थ्रू क्या करते हैं, आप किसी भी तरह का पेमेंट कर देते हैं ना। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी मार्केट में जा रहे हैं तो किसी शॉप पे भी आपने देखा होगा, पेटीएम को बोलते हैं QR स्कैन कर लो और आप अपना पेमेंट
कर दो। तो ये जो मोबाइल के थ्रू हम पेमेंट करते हैं वो हमारे मोबाइल पेमेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये क्या बता रहा है, या उसके द्वारा दी जाने वाली भुगतान सेवा संबंधी इन्हें मनी, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट भी कहा जा सकता है। ये सेवाएं वित्तीय फाइनेंशियल रूल्स के तहत संचालित की जाती है, यानी ये इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइन है। आप इसे मोबाइल मनी भी कह सकते हैं, मोबाइल वॉलेट भी कह सकते हैं, डिजिटल वॉलेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऐसे कई मोबाइल सर्विसेज हैं जिनका यूज़ भारत में किया जा रहा है। ऐसे पेमेंट की सर्विसेज है जिनका यूज़ भारत भी कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप गूगल पे यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एक UPI ID होती है जिसके थ्रू आप ID को शेयर करते हैं। तो कोई अगर पेमेंट करना चाहे तो आपकी ID से भी पेमेंट कर सकता है ना। तो एक यूनिफाइड आपको ID दे दी जाती है, एक अलग प्रकार की ID दी जाती है आपके पेमेंट के लिए। इसी तरह एक भीम होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। एक USSD होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। एक होता है आपका AEPS और एक होता है आपका माइक्रो ATM। ये सभी फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, UPI की, भीम की, USSD की, AEPS की और माइक्रो ATM की। तो ये सभी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब आते हैं मोबाइल डिजिटल वॉलेट में। ठीक है, मोबाइल वॉलेट जैसा कि आपका नॉर्मल वॉलेट होता है, वॉलेट में क्या रखते हैं, हम पैसे रखते हैं। उसी तरह मोबाइल में भी कई ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिसमें क्या करते हैं, हम हमारे मनी उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब भी हमें कहीं भी किसी ट्रांजेक्शन की ज़रूरत है हम उस मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएं और पेमेंट वहाँ पे कर दें। तो आज के एट प्रेजेंट जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को अपने किसी न किसी मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल डिजिटल वॉलेट का यूज़ करना चाहिए। मोबाइल वॉलेट एक भौतिक वॉलेट है, जैसे कि मैंने बताया, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यूज़र को एक बैंक अकाउंट की तरह पैसा रखने की सुविधा देता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप इसमें पैसे रख सकते हैं। किसी यूज़र को मोबाइल प्रोवाइडर के साथ एक अकाउंट बनाने की आवश्यकता होती है। अकाउंट आपका होगा तो आप क्या कर सकते हो, उस अकाउंट को अपने मोबाइल वॉलेट से लिंक करेंगे, तब आपको सर्विस मिल जाएगी। इस मोबाइल वॉलेट में डेबिट, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन या नकदी कैश के माध्यम से पैसा जमा किया जा सकता है, जिसे यूज़र बाद में खर्च कर सकता है ना। आप इस मोबाइल वॉलेट में किसी भी मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं और उसमें मनी आप स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे आप फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर लें, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अमेज़ॉन पे है, आप अमेज़ॉन पे बैलेंस में अगर अपने अकाउंट से पैसे स्टोर करके रख देते हैं तो आप बाद में उस अमेज़ॉन पे का जो वॉलेट है उसका यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मोबाइल वॉलेट के बीच में मुख्य अंतर क्या है ना। एक तो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करना और एक मोबाइल वॉलेट के थ्रू। मेन जो इनका डिफरेंस है वो ये है कि बैंकों के विपरीत मोबाइल वॉलेट प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर कितनी भी बार राशि हो कोई शुल्क देना नहीं पड़ता। इसमें आपको ट्रांजैक्शन पर कोई चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। इसके अलावा ग्राहक को हर ट्रांजैक्शन पर आवश्यक कार्ड विवरण और पिन नंबर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप देखिए, अगर एक बार आपने UPI ID क्रिएट कर ली तो बार बार आपको UPI ID क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको आपका अकाउंट नंबर एंटर नहीं करना पड़ रहा। केवल आपको एक अपना जो ट्रांजैक्शन का ID है, पिन नंबर है, केवल वो ही आपको एंटर करना पड़ रहा है और सेफ एंड सिक्योर मेथड के थ्रू आपका डायरेक्ट वो ट्रांसफ़र हो जाता है। यह आसान और सुविधाजनक है क्योंकि उपयोगकर्ता को सिर्फ खाते में साइन इन कर भुगतान करना होता है। केवल एक साइन इन के थ्रू एक बार अगर लॉग इन कर लिया उसके बाद आप इजीली इसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। भारत में कई मोबाइल वॉलेट उपलब्ध हैं, कुछ बैंकों द्वारा और कुछ निजी कंपनियों को। तो बैंक ने प्रोवाइड करा और कुछ निजी कंपनियों ने खुद ने अपने चलाए। ये ज़्यादातर समान सेवाएं और एक ही प्रकार की ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं प्रदान करते हैं। इनकी सर्विसेज ऑलमोस्ट सेम सी होती है। जैसे आप इनके थ्रू अपना रिचार्ज कर सकते हैं, DTH का बिल पे कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, इन सभी का पेमेंट आप ऐसी एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आपके पेटीएम हो गया, SBI बड़ी का अब नाम चेंज हो गया, यहाँ पे योनो है, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, फ़ोन पे, ऑक्सीजन, एम रुपे, पेयू मनी, जियो मनी, वोडाफोन एम पैसा, एक्सिस, ICIC का पॉकेट एंड स्पीड पे आदि। ये नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 बार तो आपको इन्हें याद करना ज़रूरी है, तभी आपके एग्जाम्स में अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये सारे क्या है, आपके मोबाइल वॉलेट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेटीएम। ठीक है, पेटीएम जैसा कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, पेमेंट करें थ्रू मोबाइल के। ठीक है, 2-3 वर्ड से मिलकर बना है, पेमेंट थ्रू मोबाइल।
पेटीएम को आप अपनी वेबसाइट www.paytm.com से या गूगल प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप सभी के फ़ोन में पेटीएम एप्लीकेशन होगी और आपने उसे रन करके देखा होगा कि आपसे कुछ उसमें डिटेल्स मांगते हैं, आप वो डिटेल्स एंटर करते हैं तो आप कुछ सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आप और भी ज़्यादा सर्विसेज का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको KYC करवानी पड़ती है अपडेट उसमें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, KYC अपडेट करवा के उसमें यूज़ में ले सकते हैं। और पेटीएम के थ्रू आपने देखा होगा फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं और किसी भी तरह के चार्जेस हो गए, इंश्योरेंस पेमेंट, जैसे कि हमने मोबाइल वॉलेट में भी देखे, वो सभी वर्क आपको पेटीएम भी करने की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। कैसे करना है, नॉर्मली हम अगर फ़ोन्स में भी जाते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके पेटीएम की एप्लीकेशन को क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर उसमें कुछ डिटेल्स हमसे मांगी जाती है जो हम उन्हें फिल करके हमारे पेटीएम का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे देखते हैं, अपने मोबाइल पर डाउनलोड और इंस्टॉल किए जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया के लिए पेटीएम ऐप को खोलने की आवश्यकता होगी। एक रजिस्टर्ड पंजीकरण के बिना पेटीएम ऐप में लॉगिन भी कर सकते हैं। आप बिना रजिस्ट्रेशन की भी आप पेटीएम ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं, बट उसमें आपको कम फैसिलिटीज़ ही दी जाएगी, सर्विसेज यूज़ करने के लिए दी जाएगी। लेकिन फिर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं ना, बिना अगर लॉगिन किया आप करते हैं तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। एक बार लॉगिन करने के बाद पेटीएम पर उपलब्ध किसी भी सेवा जैसे ट्रांजैक्शन करने, अपने वॉलेट में पैसे जोड़ने, अपने वॉलेट बैलेंस देखने, लेन देन की जांच करने, किसी अन्य पेटीएम खाता धारक को पैसे भेजना और यूटिलिटी बिलों का भुगतान और अपने मोबाइल नंबर पे रिचार्ज आप क्या कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इन सभी फंक्शंस का हम पेटीएम के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। आप फिल्म देखना चाहते हैं, ट्रेन बुक कराना चाहते हैं, बस आपकी एयर टिकट्स बुक करवाना चाहते हैं, इवेंट टिकट्स बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे अपनी मूवीज़ के लिए टिकट बुक करके अपनी सीट क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। आप अपने पेटीएम वॉलेट में रिचार्ज, पैसे जोड़ने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं। यानी आप पेटीएम वॉलेट में अगर पैसे ऐड करवाना चाहते हो तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्योंकि ये तो हमारे अकाउंट में और पेटीएम की एक अलग वॉलेट है, तो हम हमारे अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में मनी स्टोर करके रख सकते हैं। आप ऐड मनी फीचर का उपयोग कर सकते हैं और अपने वॉलेट में पैसे जोड़ने के लिए इसका चरणबद्ध तरीके से अनुसरण कर सकते हैं। भारत में कई व्यापारी हैं जो पेटीएम के माध्यम से धन स्वीकार करते हैं। आजकल तो आप अगर देखेंगे तो मार्केट में हर एक जो आपको शॉपकीपर हो, हर एक पर्सन के पास आपको पेटीएम का QR कोड, पेटीएम पे ट्रांजैक्शन करने की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। हर पर्सन ने इसकी सर्विसेज अब स्टार्ट कर दी है। आपकी खरीद के बाद आप मर्चेंट के मोबाइल नंबर, ईमेल का उपयोग कर आप व्यापारी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर व्यापारी को पेटीएम द्वारा निर्दिष्ट प्रिंट किए गए QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। आप मर्चेंट को अपने वॉलेट के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि का उपयोग करके पैसे भेज सकते हैं। अगर आप वॉलेट के माध्यम से किसी को भी राशि भेजना चाहते हैं तो आपको अपने वॉलेट में बैलेंस ट्रांसफर रखने की ज़रूरत होगी। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अपना किसी भी मर्चेंट को आप अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बट अगर आप किसी वॉलेट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस वॉलेट में पहले मनी ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। आई होप पेटीएम के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि पेटीएम आज हम देख रहे हैं वाइडली यूज़ किया जा रहा है। हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक पर्सन पेटीएम का यूज़ करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं, घर बैठे बैठे कर रहे हैं। इससे उन्हें क्या हो रहा है, शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उन्हें किसी भी प्रकार की ट्रबल की ज़रूरत नहीं पड़ रही और सिंपल वे में वो अपना ट्रांजैक्शन या मनी ट्रांसफ़र जिसको जैसे भी ज़रूरत हुई वैसे जल्दी से कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे टॉपिक। पेज हमारा लोड हो रहा है। जब तक पेज लोड होता है हम यूपीआई वाले को देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इसकी ही मोबाइल वॉलेट्स के ही आपके एग्जांपल्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टेट बैंक बड़ी दे रखा है, तो इससे पहले आपको फ्री चार्ज के बारे में या इस तरीके की 2 और एप्लीकेशंस के दे रखे, बट ये पेज अभी लोड नहीं हो रहा है। ये लोड होता है तब तक हम आगे का देख लेते हैं, है ना। जैसे ये आपने योनो भी देखा होगा, तो योनो किसका है, आपका SBI का बना हुआ है एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो
एसबीआई ने जो अपनी मोबाइल वॉलेट की एप्लीकेशन स्टार्ट करी है उसे योनो के नाम से जाना जाता है, और उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में अपने अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। आपके अकाउंट्स की डिटेल देखनी हो, आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, है ना, या फिर अपने प्रीपेड का डीटीएच का भुगतान, बिलों का भुगतान, मूवी टिकट बुक करना, ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट करना, स्टेटमेंट देखना, मनी ट्रांसफ़र करना, ये सब भी आप इन एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके इन एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। फिर उन्हें अपने मोबाइल नंबर से जैसे ही लिंक करेंगे, जो कि आपका अकाउंट नंबर में हो, बैंक अकाउंट में हो, तो जैसे आप उसे लिंक करेंगे तो आप सारी डिटेल्स अपनी यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकाउंट की। ठीक है, जो पेज लोड होगा उसको हम बाद में देख लेंगे, अभी ये नहीं हो रहा है। बाकी जो ये पेज है वो यही बता रहा है कि एक और एप्लीकेशन है आपके फ्री चार्ज, ई कॉमर्स से रिलेटेड है, वो भी आपको इसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बारे में इससे प्रीवियस पेज में है। तो तब तक हम आगे का देख लेते हैं। अब आता है हमारा यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या करता है, एक अलग तरह से आपको पेमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें कि आपको क्या कर दी जाती है, एक आईडी दे दी जाती है। उस आईडी से क्या कर सकते हैं, आप पेमेंट भी कर सकते हैं और मनी रिसीव भी कर सकते हैं। देखते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत के सभी खुदरा भुगतान रिटेल मार्केट्स के लिए बनाया गया, और ये किसने बनाया है, एनपीसीआई डिपार्टमेंट ने। ये इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई को किसने मेंटेन करता है, एनपीसीआई डिपार्टमेंट द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, भुगतान किया जाता है जो स्मार्टफोन के उपयोग से किसी दो बैंक अकाउंट के बीच में मनी ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। यूपीआई आईडी के थ्रू आप दो बैंक अकाउंट में भी क्या कर सकते हैं, इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई ग्राहक को बिना क्रेडिट कार्ड, बिना आईएफएससी कोड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पासवर्ड का विवरण दर्ज किए एक बैंक खाते से अलग अलग व्यापारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी के ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको उस पर्सन का अकाउंट नंबर, उसका बैंक का आईएफएससी कोड, उसकी और डिटेल्स आपको चाहिए होती है, क्या किस नेम से है ना अकाउंट है। तो यूपीआई से अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको केवल एक यूपीआई आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, आपको और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। केवल आप आईडी के थ्रू भी किसी भी पर्सन के क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपकी इन डिटेल्स से थोड़ा सिंपल हो जाता है ट्रांसफ़र करना यूपीआई के थ्रू। यूपीआई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यूपीआई बेस्ड बहुत सी एप्लीकेशन है जिन्हें आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपका नाम, वर्चुअल आईडी, पासवर्ड इत्यादि जैसे विवरण दर्ज करके अपना प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी, फॉर एग्जांपल गूगल पे हो गया है ना, तो अगर आप उसे भी डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके, तो वहाँ पे जाके आप जब उसे रन करेंगे तो ये आपसे सिक्योरिटी के लिए दो पासवर्ड भी मांगेगा, एक तो आपका एप्लीकेशन को ओपन करने का और एक आपके किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन करने का। ठीक है, तो ये दोनों पासवर्ड आपको देने ही होंगे, तभी आपका सिक्योर वे में ट्रांजैक्शन हो सकता है, यानी मनी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये दोनों पासवर्ड आपको वहाँ पे देने होंगे फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। और कुछ आपसे डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि आपके डेबिट कार्ड की क्या नंबर है, एंडिंग नंबर क्या है, क्या आपका पिन है, तो वो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, तभी आप प्रॉपर वे में यूपीआई आईडी के थ्रू क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। वो आपकी एक वर्चुअल आईडी क्रिएट हो जाएगी इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम पिन की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मोबाइल पिन जिसे कहते हैं, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, क्योंकि यह जैसा भी मैंने बताया, दो नंबर होंगे आपके, दो पासवर्ड आपको एंटर करने होंगे, एक तो एप्लीकेशन ओपन करने के लिए और एक ट्रांजैक्शन के लिए। तो जो ट्रांजैक्शन के लिए उसे हम कहते हैं एम पिन, क्योंकि ये मोबाइल के माध्यम से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आवश्यक होता है। तो एम पिन जनरेट करने के लिए ये स्टेप्स यहाँ पे आपको दिए गए। उस बैंक खाते का चयन करें जहाँ से आप ट्रांजैक्शन शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले आप बैंक अकाउंट सर्च करेंगे, जिससे भी आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, जिसमें भी आपका अकाउंट है ना। और मोबाइल बैंकिंग या एम पिन जनरेट करें विकल्प का चयन करें, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इशूइंग बैंक से वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। आप जब जनरेट करवाना चाहेंगे तो आपको एक वन टाइम पासवर्ड दिया जाएगा। आपको अपने डेबिट कार्ड नंबर के लास्ट के 6 डिजिट और एक्सपायरी डेट इनमें अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम एंटर करनी होगी। ओटीपी और पसंदीदा संख्यात्मक एम पिन दर्ज करें और सबमिट कर दें। ओटीपी एंटर कर दीजिए, और उसके बाद जो भी आपको अपना पिन नंबर रखना चाहते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो पिन आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ग्राहक एम पिन बदलने के लिए
नोटिफिकेशन सक्सेसफुल और डेडलाइन प्राप्त करता है ना। अगर आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया, अगर आपका सक्सेसफुली हो गया तो आपके पास ये मैसेज आता है, अगर नहीं होता तो इस तरह का मैसेज आ जाता है। पुराना एमपिन और पसंदीदा एमपिन दर्ज करें और सबमिट कर दे, ठीक है। जो भी आप एमपिन जनरेट करवाना चाहते हैं तो पुराने और न्यू दोनों को सेट करना होगा। पुराना अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हैं, और अगर नया क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट भी कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद ग्राहक को नोटिफिकेशन वही जो मैंने यहाँ बताया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं जो पहले आपने बनाया था, तो वो भी आप न्यू पासवर्ड चेंज में जाके कर सकते हैं। आप सेल्फ एक्सप्लेमेटरी चरणों स्टेप्स पालन करके पुश और पुश यानी वर्चुअल पते का उपयोग कर धन भेजना, पुल यानी वर्चुअल आईडी का यूज़ करके आप पैसे मंगवा सकते हैं। पुल हम मनी रिसीव करने के लिए, पुश हम मनी सेंड करने के लिए यूज़ में लेते हैं। प्राप्तकर्ता अनुरोध करता जो आपके बैंक खाते से क्रेडिट के लिए बैंक से नोटिफिकेशन और मैसेज प्राप्त होता है। अगर आपने किसी को भेज दिया है तो उसके देखिए, अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट भी करता है तो उसका भी आपके पास मैसेज आता है, और आप किसी के अकाउंट में अगर मनी ट्रांसफ़र कर देते हो तो उसका भी आपके पास मैसेज भेजा जाता है। तो ये होता है आपका एक UPI ID के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है। अब आता है एक भीम भी एक UPI बेस्ड ही आपका मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ में लिया जाता है। भीम UPI पर आधारित एक यूनिफाइड पेमेंट सॉल्यूशन एप्लीकेशन है। यदि आपने अपने बैंक खाते में UPI आधारित भुगतानों के लिए साइन अप किया है तो आपके मोबाइल नंबर से भी जुड़ा हुआ है, तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए भीम भी इसी तरीके की एप्लीकेशन से, जिस तरह आपका ये UPI वर्क करता है उसी तरह भीम ID का भी आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी तरीके के मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ भी वही स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहले भीम को डाउनलोड करिए, फिर आप उसकी जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की उसको पूरी करिए, अपना पासवर्ड एंटर करिए, फिर अगर आपको मनी सेंड करनी है तो सेंड पे, रिक्वेस्ट करनी है तो रिक्वेस्ट पे, QR कोड के थ्रू भेजना चाहते हो तो उसके थ्रू, और जिस भी मेथड का यूज़ करना चाहते हो, जिस भी तरह का पेमेंट करना चाहते हो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर जब आप ट्रांसफ़र करना होगा तो आप उसमें पासवर्ड एंटर करेंगे, तब जाके आपका भीम ID के थ्रू क्या हो जाएगा, पेमेंट कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरह से आपकी UPI आधारित ही है। अब आता है आपका USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये तो थी आपके स्मार्टफोन्स में, है ना, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। बट अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और नॉर्मल कीपैड फ़ोन है, तब आप अपने अकाउंट की डिटेल या मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उस केस में जो सर्विस आपकी वर्क करती है वो है आपकी USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको अपने मोबाइल से *99# डायल करना होता है। जैसे आप ये डायल करते हैं तो आपके पास आपसे कुछ आपके अकाउंट की डिटेल्स पूछी जाती है, जैसे कि आपकी UPI ID क्रिएट करने के लिए पूछी जाती थी, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, है ना। तो वैसे ही IDs आपसे इसमें भी पूछी जाती है। और इसके थ्रू भी जैसे आप अपने कीपैड फ़ोन में ये डायल करते हैं तो आपको पूरी डिटेल्स एंटर करनी होगी, जैसे उसमें करी थी पासवर्ड जनरेट करना होगा। उसके बाद जब भी आप अपने बैंक का अकाउंट देखना चाहते हैं या मिनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, किसी को फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, MMID जानना चाहते हैं, MPIN बदलना चाहते हैं, OTP जनरेट करवाना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू भी करवा सकते हैं अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपका बिना स्मार्टफोन के होने की, यानी स्मार्टफोन नहीं होने पर भी आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये भी आप USSD सर्विस के अंडर में आता है। आई होप आपको USSD भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप USSD सर्विस का यूज़ करके अपनी बैंक से रिलेटेड डिटेल्स चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उन पर वर्क कर सकते हैं। अब आता है आपका AEPS। जिस तरह आपके ये UPI ID है और आपका USSD, उसी तरह अगर आधार कार्ड के थ्रू जो POS टर्मिनल्स होते हैं या ई-मित्र कियोस्क होते हैं, वहाँ पे जाके आप आधार के थ्रू, जो भी आपके आधार से बैंक अकाउंट कनेक्टेड है उसके थ्रू आप किसी भी तरह के मनी निकालना, विड्रॉल कराना चाहते हैं, डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो वो किस में आ जाता है, आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के अंडर में आ जाता है। AEPS बैंक खाते से धन प्राप्त करने का तरीका है। धन प्राप्त करने के लिए व्यवस्था ना तो आपके हस्ताक्षर और ना ही डेबिट कार्ड की मांग करता है। ये ना तो आपके हस्ताक्षर, साइन और ना ही डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। यह ऑथेंटिकेशन के लिए आधार डेटा का लाभ उठाता है। आधार के अकॉर्डिंग, आधार का जो डेटा उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर देता है। UPI और USSD की तरह ये भारत के राष्ट्रीय NPCI की ही एक पहल है। जो UPI और USSD जैसे NPCI संभालता है, उसी तरह AEPS भी आपका NPCI डिपार्टमेंट संभालता है। AEPS एक मशीन है जिसे माइक्रो ATM भी कहा जाता है। आधार, ये जो डिवाइस होती है, जैसे आपकी POS टर्मिनल होता है डिवाइस होती है, वैसे ही ये एक मशीन होती है।
यह मशीन POS मशीनों के समान है जो क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वीकार करते हैं। एकमात्र अंतर है कि इसमें किसी भी कार्ड के बजाय आपको अपने बायोमेट्रिक का उपयोग करके अपने भुगतान को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें पिन नहीं डलता और चीज़ें नहीं डलती। आपको क्या कर सकते हैं, अपने केवल फिंगरप्रिंट्स के थ्रू भी किसी भी तरीके का पेमेंट इसके थ्रू कर सकते हैं। भुगतान स्वीकार करने की जरूरत होती है वह आधार संख्या और राशि मशीन में मौजूद टच इंटरफेस का यूज़ करते हैं। जो भी वहाँ पे टच इंटरफेस होता है उसके थ्रू क्या करता है, आप अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पे दे सकते हैं। ग्राहक को उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके भुगतान को प्रमाणित करना होता है। यह राशि उस बैंक खाते से काट ली जाएगी जो ग्राहक के आधार संख्या से जुड़ी होती है और व्यापारी के बैंक खाते में जमा हो जाती है। यह मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है ताकि व्यापारी फिंगरप्रिंट स्कैनर युक्त स्मार्टफोन का उपयोग AEPS फायदे उठाने के लिए कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको AEPS की सर्विसेज मिलती है। इस तरीके की एप्लीकेशन है जो कि आपके मोबाइल में रन कर जाएगी और आपके मोबाइल से आपके जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं या मनी रिसीव कर सकते हैं। बैलेंस पूछताछ, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और AEPS इस ऐप के ज़रिए की जाने वाली कुछ सर्विसेज है। यानी ये सर्विसेज आप इस ऐप के थ्रू इस AEPS ऐप के थ्रू भी यूज़ में ले सकते हैं। तो आज का ये हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, कौन से हमारे प्लास्टिक मनी है, कौन हमारे मोबाइल वॉलेट है और POS टर्मिनल क्या है, USSD क्या है और आपका भीम ऐप, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एक पेज हमारा रह गया था, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास बुक हो तो एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक था, जिस तरह हमने इससे प्रीवियस पेज पे पेटीएम के बारे में पढ़ा था, तो जस्ट उससे आगे ही आपको यहाँ पे मिलता एक और एप्लीकेशन, जैसे कि आप फ्री चार्ज मान लीजिए, है ना। इस तरीके की एक एप्लीकेशन है जिस पर भी क्या आप जैसे पेटीएम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह उस एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते थे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। आपको कहीं भी इसमें पढ़ना हो तो आप वीडियोस को पॉज करके पढ़ सकते हैं और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके आप वापस देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। तो चलिए इस के चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका आंसर, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना गरीबों के लिए है, तो गरीबों के लिए इसमें न्यूनतम अकाउंट खोलने का इन्होंने कोई भी अमाउंट नहीं दिया, यानी आप शून्य राशि से भी क्या कर सकते हैं, इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है। तो इनमें से फ़ायदा नहीं है वो पता करना है। तो देखिए, समय की बचत होती है ऑनलाइन बैंकिंग से, लागत बचत होती है, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है ये, और खाते की सुरक्षा। तो इनमें हमें कौन सा आंसर सही मिल रहा है, हमारा सी आंसर सही मिल रहा है कि ये फ़ायदा ऑनलाइन बैंकिंग का नहीं है। इंटरनेट का तो यूज़ रहेगा ही, बट ये ऑनलाइन बैंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है कि कैटेगरी में आएगा। बाकी हमारे ऑनलाइन बैंकिंग के फ़ायदे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड की विशेषता कौन सी नहीं है, बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पहले खरीदे बाद में भुगतान खरीदे और एक साथ भुगतान करें। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा खरीदे और एक साथ भुगतान करें। तो थर्ड का आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है ना, क्योंकि छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना बैंक द्वारा, ये क्रेडिट कार्ड होते हैं और ये विशेषता है इसकी। भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हम यूज़ करते हैं, पहले खरीद लेते हैं और बाद में भुगतान कर देते हैं ना, तो ये सारी इसकी फैसिलिटीज़ में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, OTP का फुल फॉर्म जैसा कि आपके हर बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है, यही नहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी ये बुक काफ़ी वर्क करेगी। तो OTP का फुल फॉर्म 1 टाइम पासवर्ड होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, SBI बड़ी क्या है। तो हम जानते हैं ये मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, बट अभी SBI बड़ी ना होके ये क्या हो गया है, आपका योनो बैंक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो ये मैंने आपको अभी प्रीवियस में बताया है, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि UPI में पुश बटन का हम किस लिए यूज़ में लेते हैं। तो बताइए, पैसा भेजने के लिए या पैसा प्राप्त करने के लिए, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है।
सत्य नहीं है हमें इसमें पता करना है, यानी सत्य कौन कौन से हैं। देखिए, महिला सदस्य परिवार के प्रमुख रूप में माना जाता है, सही है। आधार कार्ड अनिवार्य है, ये भी सही है। यह सरकार द्वारा सभी नकद और गैर नकद डीपीडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमारा सही है। और डी है कोई राशि नहीं या शून्य बैलेंस। तो देखिए, ये बोल रहा है हमारे भामाशाह स्कीम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भामाशाह स्कीम के लिए देखिए, महिला का सदस्य होना जरूरी है, आधार कार्ड अनिवार्य है, ये इसमें गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा कि डीबीटी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट और कोई आपको शून्य बैलेंस, कोई राशि नहीं या शून्य बैलेंस इसमें दिया जाता है। तो आधार कार्ड का भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, आंसर यहाँ पे बी आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो इसका मुझे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इनमें क्या आंसर होगा। मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है एसबीआई, बड़ी भीम, पेटीएम या क्रेडिट कार्ड। मेरे ख्याल से चैप्टर अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। रुपए डेबिट कार्ड क्या है। घरेलू डेबिट कार्ड, भारत का एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड, सभी एटीएम और पीओएस मशीनों पर स्वीकृत या सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं। 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, बी 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर, सी 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से करने आ गए होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।